वरुण अपनी बीवी आरुषि और माँ कल्याणी के साथ रहता है। वैसे तो उसके और आरुषि की शादी को अब पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ऑफिस की कलीग बेबो के साथ अफेयर चल रहा होता है। ना तो आरुषि को इस बात की कोई खबर थी कि उसके पति का कहीं पर चक्कर चल रहा है, और ना ही बेबो के इस बात की खबर थी कि वरुण एक शादीशुदा आदमी है। जान, आई लव यू सो मच। तुमसे मिलना मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट है। लव यू टू बेबी। अच्छा सुनो, 2 महीनों बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। मुझे कोई अच्छा वाला सरप्राइज देना, ओके? मैं उसका इंतजार करूंगी। अरे मेरी जान, तुम्हारा बर्थडे नहीं है, बल्कि साल का सबसे बड़ा त्योहार होगा मेरे लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा डार्लिंग। ये थैंक यू सो मच बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम जान। फिर रात होने पर जब वरुण अपने घर जाता है, तभी सोने से पहले उसे बेबो का फोन कॉल आता है और वो बालकनी में जाकर उससे बात करने लगता है। हाँ जान, बोलो ना, क्या हुआ? वरुण बेबी, एक गुड न्यूज है। भैया और भाभी का लास्ट मिनट में प्लान बना है और वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं, और अब घर पर कोई भी नहीं है। तो इस मौके का फायदा उठाओ और आ जाओ मेरे पास। आज तो कुछ तूफानी करते हैं। जान, एक्चुअली वो ना मैं। तभी आरुषि पीछे से आवाज लगाती है। वरुण, तुम्हारी कॉफी तैयार है। ये लड़की की आवाज? कौन है बेबी वहां पर? तुम्हारे फोन से मुझे लड़की की आवाज आ रही है। एक्चुअली ना, हाँ, आज मेरे घर पर बुआ जी, फूफा जी और कजिन्स आए हैं। ये कजिन की ही आवाज है, इसीलिए आज मेरा आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। माय बैड जान, किसी और दिन हम कुछ तूफानी कर लेंगे। हम दोनों थोड़ी ना कहीं पर जा रहे हैं, मैं तो यहीं पर हूँ, है ना? अरे यार, ठीक है बेबी, कोई बात नहीं। तुम अपना फैमिली टाइम एंजॉय करो। मिलते हैं कल ऑफिस में। कल मैं तुम्हारी पसंद की वो हॉट ड्रेस पहनने वाली हूँ। अरे यार, फिर तो कल मैं पूरा दिन काम में ध्यान ही नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान तो सिर्फ तुम पर ही रहेगा। ओ कम ऑन बेबी, तुम भी ना। अच्छा चलो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जान। फिर वरुण रूम में आ जाता है। तभी आरुषि उसे पूछती है, ये तुम जान किसे कह रहे थे वरुण? आखिर माजरा क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं। वो ना आरुषि, वरुण के पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी कब से वो पर ही अटक रही है, आगे बढ़ेगी भी या नहीं? बताओ वरुण, कौन है वो डायन जिसे तुम जान जान कहकर पुकार रहे थे? अरे आरुषि, मैं ना वो रितेश से बात कर रहा था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड लीना, दोनों का झगड़ा हुआ है बड़ा वाला, इसीलिए उसे समझा रहा था कि वो उसे जान कहकर पुकारा करे, उसे घूमने ले जाया करे, उसकी केयर किया करे, यही सब बोल रहा था। अब तो मैं शादीशुदा हो चुका हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर नजर डाल भी कैसे सकता हूँ? मेरी इतनी सुंदर बीवी जो है। चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो सलाह अपने दोस्त को देते हो, वो जरा खुद की लाइफ में भी इस्तेमाल किया करो। मुझे तो कहीं पर लेकर भी नहीं जाते, और ना ही मेरी केयर करते हो, और बाकी लोगों को सलाह मशवरे दिए जा रहे हो। अरे आरुषि मेरी जान, तुम भी ना गुस्से में एकदम क्यूट लगती हो। चलो आओ, गले लगो मेरे। फिर वरुण आरुषि के गले लगता है और उसे प्यार देकर उसके मन में आए शक को दूर करता है। फिर एक दिन जब आरुषि और कल्याणी दोनों मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं,
तभी उस मॉल में वरुण और बेबो भी आए होते हैं। बेबो वहां पर अपनी कजिन की शादी के लिए लहंगा और गहने ले रही होती है। बेबी, ये वाला लहंगा कैसा लग रहा है मुझ पर? वाह मेरी जान, तुम तो इसमें एकदम अंगार लग रही हो। हाउ स्वीट, फिर तो मैं यही वाला लहंगा लूंगी। तभी वरुण वहां पर मॉल में अपनी माँ और बीवी आरुषि को देख लेता है और बहुत डर जाता है। ओह नो, माँ और आरुषि वो भी यहाँ पर। अब मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे बेबो के साथ देख लिया तो यहीं पर मेरी चप्पल से धुलाई होगी। नहीं नहीं, कुछ तो करना ही होगा मुझे। तभी वरुण फटाफट से साइड में रखे हुए मैनिक्विन की साड़ी और उसका विग उतारकर पहन लेता है और उसे उस साड़ी में देखकर बेबो और बाकी के मॉल वाले काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हो? वरुण, ये सब क्या है? तुमने ये साड़ी और विग क्यों पहन लिया है? देखो, सब तुम पर हंस रहे हैं। निकालो इसे। चुप रहो जान, प्लीज चुप हो जाओ। तभी कल्याणी और आरुषि उसी शॉप में आकर साड़ियाँ और लहंगा देखने लगती है। देखना आरुषि बहू, ये वाली बनारसी साड़ी कितनी सुंदर है कि नहीं? अरे ओ नालायक, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ पर है? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर वरुण के परफ्यूम की महक आ रही है। कहीं वो तो यहाँ पर नहीं है ना? लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो फिर ये महक कहाँ से आ रही है? अरे पागल औरत, कैसी बात कर रही है तू? वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? और वही परफ्यूम लगाने वाला वो थोड़ी ना कोई इकलौता इंसान है। क्या तू भी पढ़ी लिखी होकर भी अक्ल तो सारी घुटनों में ही रहती है तेरी। हाँ, वो भी है, शायद कोई और होगा। फिर आरुषि और कल्याणी वहां से चली जाती है और उनके जाने के बाद बेबो वरुण से कहती है, बेबी, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? ये सब तुमने क्यों किया? और तुम क्यों चुप रहे थे ऐसे? अरे जान, अभी यहाँ पर मेरी माँ की सहेली आई थी और अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेती तो वह तुरंत माँ को बता देती और उसके बाद तो माँ कुछ भी सोचती तुम्हारे बारे में। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था ना। कोई बात नहीं जान, चलो अब हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं, वो भी तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर से। ओके बेबी, चलो। आज तुम्हें बाल बाल बच गया, वरना मेरी तो शामत ही आ जाती। फिर एक दिन जब बेबो के घर पर कोई भी नहीं होता, तभी वरुण उसके घर पर चला जाता है और वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब वो निकल रहा होता है तभी वो उस बिल्डिंग में आरुषि को देख लेता है, जो अपनी सहेली तनु के घर आई होती है। ओ तेरी, ये क्या? आरुषि यहाँ पर? अब मैं क्या करूं? भगवान जी, हर बार आप मुझे ऐसी मुसीबत में क्यों फंसा देते हो जहाँ पर मुझे अपनी ही बीवी के साथ लुका छुपी खेलनी पड़ती है। फिर वरुण अपने मुंह पर मास्क लगाता है और वहां से भागने लगता है और उसे भागते हुए देखकर उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है। ओ तेरी, आज तो मेरी बुरी तरह लग गए रे। वरुण को ऐसे मास्क लगाकर भागते हुए देखकर वहां का वॉचमैन वरुण को चोर समझ लेता है और वो उसे रोक लेता है। तेरी तो, बड़ा आया चोरी करने, आज तो तेरा पिछवाड़ा सुझा कर ही रहूंगा मैं। बता जल्दी, कहाँ से चोरी करके आया है तू? फिर वरुण अपना मास्क निकाल देता है। अबे, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक कारपोरेट कंपनी में काम करता हूँ और मैं इस बिल्डिंग में अपनी बहन से मिलने आया था। बेबो नाम है उसका, आप चाहो तो उसे फोन करके पूछ सकते हो। नॉनसेंस कहीं के किसी को भी पकड़ लेते हो। और मेरे पीछे वो कुत्ता पड़ा था,
इसीलिए मैं इसे भाग रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर वॉचमैन बेबो को फोन करता है और उसके बाद ही वो वरुण को वहां से छोड़ देता है। फिर एक दिन जब वरुण और आरुषि दोनों मंदिर में साथ गए होते हैं, तभी वरुण को बेबो देख लेती है और उसे दूसरी औरत के साथ देखकर बेबो उसे कॉल करती है, लेकिन वरुण उसके कॉल्स उठाता ही नहीं। ये वरुण मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और आखिर कौन है ये लड़की जो उसके साथ मंदिर आई है? फिर घर जाने के बाद वरुण बेबो का फोन कॉल उठाता है। तभी उसके सवाल को सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। बताओ बेबी, आखिर कौन थी वो लड़की जो तुम्हारे साथ मंदिर में थी? ओफो जान, तुम भी ना, सच में। अरे वो मेरी भाभी जी थी, मेरी कजन भाई की बीवी। और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे सिवा मैं किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी हो बेबी, मैंने खामोखा तुम पर शक किया। वरुण उस दिन तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन आखिर कोई कब तक किसी से लुका छुपी खेलता रहेगा। एक दिन जब आरुषि अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाती है, तभी बेबो का जन्मदिन होता है और उस अवसर पर बेबो और वरुण दोनों एक रिसोर्ट में घूमने आए होते हैं, जहाँ पर आरुषि भी अपनी सहेलियों के साथ पहले से ही मौजूद होती है। और आरुषि को वहां पर देखकर वरुण के तो पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, अरे ये मेरी बीवी है या आफत? जहाँ देखो वहां पहुंच जाती है। लेकिन अब मैं क्या करूं? जानू, क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, चलो हम दोनों पानी वाला डांस करते हैं। नहीं बेबो, वो मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। फिर वरुण स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने बम के बल धड़ाम से गिर जाता है। और वहां पर मौजूद आरुषि उसे देख लेती है। वरुण, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना? बेबी, क्या हुआ बेबी तुम्हें? ऐसे कैसे गिर गए तुम? ठीक तो हो ना तुम? बेबी, ये चुड़ैल कौन है वरुण? चुड़ैल? अरे चुड़ैल होगी तू। वरुण बेबी, ये डायन कौन है? और ये मुझे चुड़ैल क्यों बोल रही है? अरे मैं इसकी बीवी हूँ। इसका मतलब तुम्हारा चक्कर चल रहा है वरुण। शादीशुदा होकर भी ये सब गुल खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे नहीं आरुषि, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस मेरी अच्छी दोस्त है जो बस मुझे बेबी बेबी बोलती है। वरुण बेबी, ज्यादा झूठ मत बोलो। तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम शादीशुदा हो, और हम दोनों का चक्कर तो कब से चल रहा है। देखो वरुण, अब ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा झूठ अब हम दोनों के भी सामने आ गया है, इसीलिए चुपचाप अपनी गलती मान लो। हाँ आरुषि, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेबो। मैंने तुम दोनों को भी धोखे में रखा। इतना बड़ा धोखा वरुण? यू चीटर! आज तो तुम्हारी खैर नहीं वरुण। तुमने तो मुझे शादी के भी सपने दिखाए थे, नालायक कहीं के। इसका मतलब इसे भी नहीं पता था कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। वाव, आज तो तुम्हारी अच्छे से कुटाई होगी वरुण, क्योंकि तुम्हें एक नहीं बल्कि दो औरतों के दिलों के साथ खेला है, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। यू आर राइट आरुषि, हम दोनों भी इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर बेबो और आरुषि दोनों मिलकर वरुण की खूब पिटाई करते हैं, जिसके बाद बेबो वरुण और उस ऑफिस को छोड़कर चली जाती है। और अब आरुषि 24 घंटे वरुण पर नजर रखे रहती है, और उसके बाद वरुण को कहीं भी और मुंह मारने का मौका ही नहीं मिल पाता। रश्मि अपनी माँ आस्था, पिता कमलनाथ, भाई सौरभ और भाभी सांझ के साथ रहती है। आस्था और कमलनाथ
अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने के लड़के से करने वाले होते हैं, लेकिन रश्मि को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। माँ पापा, भाई भाभी, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। मैं विनीत से बहुत प्यार करती हूँ। विनीत और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और तो और विनीत एक अमीर घर का लड़का है। लेकिन रश्मि, विनीत एक बुरा आदमी है। उसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया है और वो एक नंबर का लड़कीबाज है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। हाँ रश्मि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। विनीत सांझ और मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और वो तभी से ही लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था और आज तक उसकी ये बुरी आदत नहीं गई है। आप दोनों तो चुप ही रहिए भाई भाभी। विनीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। तू चुप रहे रश्मि। अपने भाई और भाभी से इस तरह बदतमीजी से पेश आते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी शादी हमने तय किए हुए लड़के के साथ ही होगी। वो लड़का हीरा है, हीरा। पर पापा। बस रश्मि, अब एक शब्द नहीं। देखते ही देखते रश्मि के शादी का दिन आ जाता है। सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से रश्मि गायब हो जाती है और घर वाले समझ जाते हैं कि रश्मि उस लड़के के साथ ही भाग चुकी है। ये रश्मि तो पक्का उस विनीत के पास ही गई होगी। ये लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती, सच में। अरे इसने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी है। लेकिन अब हम लड़के वाले और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे माँ जी? पता नहीं सांझ बहू। उधर दूसरी तरफ रश्मि विनीत के पास चली जाती है और उससे शादी कर लेती है। तभी वहां विनीत के घर पर रश्मि के सभी घर वाले आते हैं। नालायक मूर्ख लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या जो तू अपने परिवार वालों को धोखा देकर इस नालायक और धोखेबाज आदमी से शादी कर ली? तुमने बहुत गलत किया है रश्मि। हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तुमने। मुझे शट अप भाभी। अब मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आप सब मेरे लिए मर चुके हो, क्योंकि आप लोगों को मेरी खुशी की कोई भी परवाह नहीं है। निकल जाइए मेरे घर से। ये मेरा घर है और यहाँ आप जैसे गरीब फटीचर लोगों की कोई जगह नहीं है। रश्मि एकदम सही कह रही है। गेट लॉस्ट। तेरी तो नहीं सौरभ, इसे मारकर कोई फायदा नहीं। सारी गलती इस रश्मि की ही है और अब तू भी हमारे लिए मर चुकी है रश्मि। हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुझे तेरा ये अमीर ससुराल और पति नंबर 1 मुबारक हो। हाँ हाँ, चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। बड़े आए। रश्मि आस्था और सांझ को धक्का मारते हुए घर के बाहर निकाल देती है और घर का गेट लॉक कर देती है। घर वाले रश्मि के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो विनीत रश्मि के साथ अच्छे से पेश आता है, पर थोड़े ही दिनों बाद वो अचानक से लंबी लंबी बिजनेस ट्रिप पर जाने लगता है और रश्मि और उसके रिश्ते में दूरियां आने लगती है। विनीत ने कल रात से मेरे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं किया और ना ही मुझे कॉल बैक किया है। पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है ये बिजनेस ट्रिप्स पर जाकर। फिर जब विनीत बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है, तभी रश्मि को उसके सूटकेस में से एक लड़की का ब्रेसलेट मिलता है जिस पर वी और पी लिखा होता है। विनीत, ये ब्रेसलेट तो लड़कियों का है और इस पर ये वी और पी क्यों लिखा है? बताओ विनीत, ये तुम्हारे सूटकेस में क्या कर रहा है? किस लड़की का ब्रेसलेट है ये? वो रश्मि, ये ब्रेसलेट तो मैंने तुम्हारे लिए ही लाया है और ये वी&पी तो ब्रांड की इनिशियल्स है, इसीलिए इस पर लिखे हुए हैं। ये बहुत महंगा ब्रांड है रश्मि, मैंने खास तुम्हारे लिए लाया है और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रही हो। ओह, आई एम सॉरी विनीत एंड थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड यू आर माई बेस्ट वाइफी। एक दिन जब विनीत का जन्मदिन होता है, तभी वह दिल्ली गया होता है और रश्मि उसके फोन को ट्रैक करके
उसके लोकेशन पर बर्थडे का सरप्राइज देने चली जाती है। लेकिन तभी वो वहां उसे एक लड़की के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए देख लेती है और ये देखकर रश्मि के होश उड़ जाते हैं। रश्मि, तुम यहाँ? तुम्हारे दिन ब दिन बदलते स्वभाव के कारण मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और आज मेरा शक सच हो गया। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और तुमने मुझे इन सब का ये सिला दिया विनीत। अरे चुप रहो, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो और अब ये टिपिकल बीवी बनकर मुझसे लड़ाई मत करो। हाँ, मैं हो गया हूँ तुमसे बोर, इसीलिए मैंने ये सब किया है। मैं और प्रीतिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। विनीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अब जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही गया है तो अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सच में बोर हो गया हूँ। गेट लॉस्ट, चली जाओ यहाँ से। फिर विनीत रश्मि को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रश्मि को ना चाहते हुए भी अपने परिवार के पास लौटकर ही आना पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबको धोखा दिया है। आप सबके साथ बुरी तरह पेश आई हूँ मैं, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी रश्मि। अब तुम इस घर की बेटी नहीं रही और इस घर में अब ना तो तुम्हारी कोई इज्जत है और ना ही कोई जगह। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज माँ। मैं और कहाँ पर जाऊंगी आपके सिवा? आप ही तो मेरा सब कुछ हो माँ। आप सबसे दूर रहकर अब मुझे आप सबकी अहमियत का पता चल चुका है माँ। बंद करो अपनी बकवास और चली जाओ यहाँ से। हाँ रश्मि, तुमने हमारी कम बेइज्जती नहीं की थी जो वापस यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई। रश्मि, अब तू हमारी अपनी नहीं रही, पराई हो चुकी है तू। ऐसा मत कहिए, मुझे प्लीज रहने दीजिए यहाँ पर। आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगी। बाहर कैसे रहूंगी मैं? मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई रहने का ठिकाना। ठीक है, अगर तुझे काम की जरूरत है तो तू यहाँ पर रह सकती है, लेकिन एक काम वाली बनकर। चलेगा तुझे? क्या? आस्था ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अगर तुझे इस घर में रहना है तो एक पराई काम वाली बनकर रहना होगा, ना कि इस घर की बेटी बनकर। तो बता रश्मि, मंजूर है तुझे? हाँ रश्मि, जल्दी बोलो। ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अपने ही मायके में, अपने ही घर में अब एक काम वाली बनकर रहूंगी मैं। नहीं, बाहर तो मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा और बाहर रहने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने घर पर ही सुरक्षित रहूं। बताओ जल्दी, क्या है तुम्हारा फैसला? ठीक है माँ, मैं यहाँ पर एक काम वाली बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो लग जा काम पर। रसोई से लेकर आंगन तक और कपड़ों को धोने से लेकर छत की सफाई तक हर एक काम करने होंगे तुझे, जो तेरी भाभी किया करती है। क्या? ठीक है माँ, मैं कर लूंगी सारे काम। रश्मि को अब मजबूरी में रहकर अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे एक काम वाली बाई करती है। रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन वो काम ही करती रहती है और जब वो अपने पुराने कमरे में सोने जाती है तभी उसे आस्था और सांझ रोक लेती है। रुक जाओ रश्मि, तू इस कमरे में नहीं सोएगी। ये हमारी बेटी का कमरा था, वो बेटी जो उस दिन शादी के मंडप से भागने के बाद मर चुकी है हमारे लिए। माँ, भाभी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, और भाभी, मैं तो आपकी ननंद हूँ ना। प्लीज इतने निर्दयी मत होइए और मेरे साथ ऐसा पेश मत आइए। प्लीज माँ। अब ये सब नाटक हमारे सामने मत कर। तू रसोई में सोएगी
और वही तुम्हारी जगह है। और अगर तुम रसोई में नहीं सो सकती तो बाहर जाकर आंगन में चटाई बिछाकर सो जाना, लेकिन इस कमरे में हरगिज नहीं। और हाँ, सुबह 6 बजे उठ जाना। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। अपने घर वालों का यह बदलता हुआ रूप देखकर रश्मि को बहुत दुख होता है। वो रात भर सो ही नहीं पाती और बस बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो सब उससे ढेर सारा काम कराते हैं और अकेले ही घूमने जाते हैं, अकेले ही बढ़िया बढ़िया खाना भी खाते हैं। और वो सब रश्मि के साथ एक काम वाले बाई की तरह ही पेश आते हैं। एक दिन आस्था का जन्मदिन होता है। आज तो माँ का जन्मदिन है, लेकिन मैं उन्हें ठीक से विश भी नहीं कर सकती। वो मुझसे उल्टा ही बात करती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता अभी। सबके लिए मैं पराई हो गई हूँ। क्या से क्या हो गया भगवान जी। लेकिन अब बस मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। मैं अपनी माँ को विश करके ही रहूंगी। फिर रश्मि अपनी माँ के पास जाकर उन्हें विश करती है। जन्मदिन मुबारक हो माँ, और मुझे माफ कर दो माँ। मैंने बहुत गलत किया है आप सबके साथ, पर अब जब मैं यहाँ पर काम वाली बनकर रह रही हूँ तब मुझे समझ आ रहा है, और अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप सब पे क्या बीती होगी जब मैंने एक झटके में ही आप सबको धोखा दिया था और एकदम से बुरी बन गई थी मैं। ठीक उसी तरह अब मुझे भी महसूस हो रहा है माँ, जब आप सब अचानक से बदल गए हो। माँ, पापा, भाई, भाभी, मैं सच में सुधर चुकी हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मैं इस तरह और नहीं जी सकती। घर के सारे काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन आप सबके प्यार के बगैर मैं नहीं रह सकती माँ। बस बेटा, मत रो। फिर आस्था रश्मि को अपने गले से लगाती है और अंत में उसे सभी माफ कर देते हैं। और रश्मि, तुम्हें हमने काम वाली इसीलिए बनने दिया क्योंकि तुम्हें सीख मिले, सबक मिले कि जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। हाँ भाभी, ये सबक मैं पूरी तरह सीख चुकी हूँ। अब आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जिस लड़के से शादी करने के लिए कहोगे उसी लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक परिवार अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। फिर अंत में रश्मि के परिवार वाले उसकी शादी एक अच्छे घराने के लड़के से कराते हैं और उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। मोहिनी अपनी विधवा बहू जानवी और बेटी कोयल के साथ रहती है। उसने अपने बेटे को एक हादसे में खो दिया होता है। मोहिनी और कोयल दोनों जानवी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। जानवी बहू, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया है। और भाभी, ये है मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। ओह, थैंक यू सो मच माँ जी। थैंक यू सो मच कोयल। ललित के जाने के बाद भी आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो, वरना कुछ ससुराल वाले तो बहू के विधवा होने के बाद उसे या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर उसे घर में रखकर उसके साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं। अरे मेरी लाडली बहू रानी, तू तो मेरी दूसरी बेटी है रे। और एक माँ अपनी बेटी के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर सकती है क्या? आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हो भाभी। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हो। थैंक यू सो मच माँ जी। कोयल। जहाँ एक तरफ कोयल और मोहिनी जानवी के सामने इतने अच्छे बन रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ उसे जान से मारने की योजना बना रहे होते हैं। माँ, चाहे जो भी हो जाए, हमें जल्द से जल्द इस जानवी की जान तो लेनी ही होगी, क्योंकि जब ये मरेगी तभी हमें इसकी जायदाद मिल पाएगी। हाँ कोयल बेटा, तू एकदम सही कह रही है। मेरे पास एक ढांसू आइडिया है। इससे तो वो जानकी एक झटके में ही वैकुंठ पहुंच जाएगी।
अपने प्यारे पति के पास। फिर मोहिनी और कोयल दोनों जाह्नवी के कमरे के बाथरूम में करंट फैला देते हैं, जिससे जाह्नवी को करंट लगे और वही उसकी मौत हो जाए। एकदम अच्छे से करंट फैलाया है पूरे बाथरूम में। अब देखना, जैसे ही ये चुड़ैल बाथरूम में अपने शुभ कदम रखेगी, इसे ऐसा करंट लगेगा कि ये वहीं पर मर जाएगी। इससे जाह्नवी मर भी जाएगी और उसकी मौत भी एक हादसा बन जाएगी, जिससे हम फंसने से भी बच जाएंगे। दोनों माँ बेटी कमरे के बाहर खड़ी होकर जाह्नवी को बाथरूम के अंदर जाते हुए देखती है। लेकिन जैसे ही जाह्नवी बाथरूम के अंदर कदम रखती है, अचानक से बिजली चली जाती है और जाह्नवी की जान बच जाती है। माँ, हमारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे? ध्यान रख बेटा, मन तो ऐसा कर रहा है कि तकिए से उसका मुंह दबा लूं और उसकी जान ले लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें उसे इनडायरेक्टली ही मारना होगा, जिससे वो मर भी जाए और हम फंसे भी ना। कोयल, क्यों ना हम उसकी कार के ब्रेक्स फेल कर दे, ताकि उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो और वो मर जाए। अरे वाह माँ, आपका खुरापती दिमाग तो एकदम 5G स्पीड से चलता है। ये प्लान एकदम अच्छे से काम करेगा। बस एक बार वो मर जाए, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच बाच कर हम दोनों यहाँ से फुर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी जाह्नवी के कार के ब्रेक्स फेल कर देती है, लेकिन बाद में जाह्नवी बाजार में कार से जाने की जगह बाइक लेकर जाती है और इस बार भी मोहिनी और कोयल सर पकड़ लेती है। इसी तरह वो दोनों उसे जान से मारने के कई सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन सब प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं। कोयल बेटा, हमारे सारे प्लान्स फ्लॉप ही हो रहे हैं। हमें अब इसे कहीं दूर भेजना होगा, जिसके बाद हम इसे मरा हुआ घोषित करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हत्या कर यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। हाँ माँ, अब तो यही सही रहेगा। फिर मोहिनी जाह्नवी से कहती है, जाह्नवी बहू, तू एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? ललित के जाने के बाद तेरे घर वालों को भी तेरी फिक्र होती होगी। तू एक बार उनसे मिल के आ। हाँ भाभी, आप वहाँ जाओगी तो आपका माइंड और डाइवर्ट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ माँ जी। कोयल, आप दोनों सही कह रहे हो। मुझे गांव जाना चाहिए। मुझे भी उनकी याद आती है। गांव में जाह्नवी के मायके वाले बहुत अमीर होते हैं। जाह्नवी अपने मायके चली जाती है और उसके जाने के 2 दिन बाद मूर्ख और निर्दयी मोहिनी अपनी ही जिंदा बहू के फोटो पर हार चढ़ाकर उसका जीते जी श्राद्ध करती है और मोहिनी रोने का नाटक करती है। मोहिनी की आवाज सुनकर आस पड़ोस की औरतें भी वहां आती है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अरे पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और अब मेरी बेचारी बहू भी मुझसे छीन ली। भाभी, भाभी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई भाभी? क्या हुआ था आपकी बहू को? परसों तो दिखी थी मुझे यहीं पर। हाँ, वही तो। मायके जाते समय उसकी बस एक खाई में गिर गई और उसकी और उसके साथ के यात्रियों की भी मौत हो गई। हाय हाय हाय, बहुत बुरा हुआ रे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है, तब वहां पर हकीकत में जाह्नवी आती है, वो भी पुलिस के साथ। जाह्नवी को जिंदा देख वहां मौजूद सभी लोग डरकर चौंक जाते हैं। मोहिनी और कोयल के तो तोते ही उड़ जाते हैं। बहू,
तू यहाँ पर? भाभी। क्यों, बज गए ना चेहरे पर 12? मुझे देखकर कुछ ऐसा ही महसूस होना था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से मेरी प्रॉपर्टी और सब कुछ छीन कर यहाँ से भाग जाओगी दोनों? हरगिज नहीं। जानवी बिटिया, तुम तो जिंदा हो, तो मोहिनी ने तुम्हारा श्राद्ध क्यों किया है? क्योंकि इन लालची माँ बेटी को, आप सबको और इंश्योरेंस कंपनी को ये दिखाना था कि मैं मर चुकी हूँ, ताकि मेरी मौत के बाद मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों को मिल जाए। क्या? हाँ, यही है इनकी असलियत। मैंने इन दोनों को मेरी प्रॉपर्टी का नॉमिनी बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और उससे भी बड़ी गलती ये की कि ये बात मैंने इन दोनों को बताई। जानवी की बातें सुनकर सभी भौचक्का रह जाते हैं। वही कोयल और मोहिनी की गर्दन शर्म से झुक जाती है। आप दोनों के लिए मैंने कितना कुछ किया, आप दोनों को हमेशा अपना माना, लेकिन आपने मेरे पीठ में ही खंजर खोपा। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मायके में सभी यात्रा पर गए थे, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गई, वरना आप दोनों मेरी जायदाद हड़प कर कब की 9-11 हो चुकी होती। छी छी छी, लालच के चक्कर में तुम इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था मोहिनी। जब मैं यहाँ घर पर पहुंची तब मैंने अपने फोटो पर हार देखा, और वो देखकर तो मैं चौंक ही गई थी। फिर मैंने आप दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली और मुझे सब पता चल गया। चलो चलो, बहुत मेहनत कर ली प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, अब जेल में जाकर मेहनत से चक्की पीसना, ठीक है? पुलिस मोहिनी और कोयल को गिरफ्तार कर लेती है। कहाँ से कहाँ आ गए हम कोयल बेटा? माँ, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो दोनों हमेशा के लिए पछताते रह जाती हैं। वही दूसरी तरफ जानवी शहर छोड़कर हमेशा के लिए गांव चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।